हेलो। ठीक। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून शुभा, गुड आफ्टरनून आफरीन, गुड आफ्टरनून लक्षिका, गुड आफ्टरनून जयश्री, गुड आफ्टरनून ध्रुक। मैं पहले से ठीक हूँ बेटा। ध्रुक, पहले कंपैरिजन में हम गुड नाउ। गुड आफ्टरनून करीना, गुड आफ्टरनून भूपेंद्र, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने आपसे पोस्ट देखी। अच्छा आदित्य, फिर? हाँ जी, देखिएगा अब। प्रीवियस बिल। चलिए, तो देखिएगा। लास्ट सेशन में हम लोग हमारे मैनेजमेंट के लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे प्लानिंग का। है जी, वही बात कर रहे थे। यस सर, हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस देख रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे प्लानिंग का। एंड प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने सर डिस्कस कर लिया था, किधर तक हम लोगों ने सर डिस्कस किया था? टिल मेरे ख्याल से हम लोगों ने लिमिटेशंस वाला पोर्शन खत्म कर लिया था क्या? हाँ सर, लिमिटेशंस वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका था। एंड आफ्टर लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस के बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग हमको मेरे ख्याल से करना है, क्योंकि प्रिक्यूसिट्स वाला पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था कि क्या क्या चीजें चाहिए रहता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहता है फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। तो वो वाला पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। हम लोग को आज स्टार्ट करना था यहाँ से स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग से। किससे? जब हम प्लानिंग का बात कर रहे थे, जब हम फ्यूचर को फोरसी करने का बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा स्टेप्स वहां पे इन्वॉल्व रहता है इन प्लानिंग। आपको मान लीजिए, अभी देखो, मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है? मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप प्लानिंग है सर। अभी सर प्लानिंग भी यदि करना है हमको, तो उसमें कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, हमको वो प्लानिंग स्टार्ट करना कैसे, इनिशिएट कैसे करना रहेगा। तो वो बात हम यहाँ बात वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। कॉन्ग्रेचुल अच्छा, थैंक यू आदित्य। यस थैंक यू जश। यस यस, थैंक यू जयश्री। बट तुम लोग मुझे जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो ना, एक्चुअली वो क्या, थोड़ा अभी समझो, थोड़ा लेट पोस्ट आप समझ सकते हो उसको। इट वॉज अ लेट पोस्ट। वो चीज प्रीवियस वीक में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, वो चीज प्रीवियस वीक में ऑलरेडी हो चुका है, एंड उसके बाद का वो पोस्ट है, तो थोड़ा डील थोड़ा लेट हो गया तुम लोग का। तुम लोग को कैसे पता होता? चलो कोई बात नहीं, जब पोस्ट डलेगा तभी देखोगे। कोई नहीं कोई नहीं। तो इट वॉज द लेट पोस्ट बच्चों, बट फिर भी थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद ही वो तबियत अपना बिगड़ा, समझ रहे हो तुम लोग। यस गुड, हेलो हेलो दिव्या। थैंक यू, चलो सभी को थैंक यू। स्नेहा, गुड आफ्टरनून साहिल, यस यस शुभा, थैंक यू लक्षिका, थैंक यू। यस थैंक यू करीना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स हमारा इन्वॉल्व रहता है प्लानिंग के अंदर। ओके, चलो तुम लोग हंसो मत, है ना, जबरदस्ती के अंदर। देखो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। अभी जब हम प्लानिंग का बात कर रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस का बात कर रहे हैं ना सर, बिल्कुल तुम आपको बता दिया जाएगा, है ना, एट द एंड ऑफ द क्लास बता दिया जाएगा तुम लोग को। यू विल गेट द एक्सेस। ठीक है, चलिए। यस इट इज, इट इज बेटर साहिल। देखिए, सबसे पहले सर प्लानिंग कर रहे हो तो मैंने आपको कहा था, प्लानिंग जो होता है ना वो हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। ठीक है, प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वो प्लानिंग जो कर रहे हो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के कर रहे हो, जो आपको गोल्स फ्यूचर में क्या करना है, अचीव करना है, तो वो गोल ओरिएंटेड हमारा प्लानिंग रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना आता है कि भाई वो गोल जो हमारा है, जो हमको अचीव करना है इन दी लॉन्ग रन और इन दी शॉर्ट रन, एज द केस में भी, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना रहेगा सर, वी हैव टू एनालाइज दी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सबसे पहले क्या करना रहेगा, वी हैव टू एनालाइज दी अपॉर्चुनिटीज कि व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अस, या दैट आर अवेलेबल टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, अभी समझो जैसे अपन बहुत, देखो कितना अच्छा बात बताता हूँ तुमको मैं, कि अभी जैसे वो एक नया वेरिएंट निकला अपना वायरस का, ठीक है, अभी अगर समझो, मान लेते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा, बट फिर भी मान लेते हैं कि वो उसका स्प्रेड बढ़ जाता है, तो फिर से क्या होगा? तो सर यहाँ पे कई लोग क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन वाले एरिया के अंदर, सेक्टर के अंदर, ठीक है, कि सर वहां पे हमारे पास वापस चांस है कि हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा वहां से अर्न कर सकते हैं। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए वापस से क्या होता है, आउटब्रेक होता है उस वो जो नए वेरिएंट का, तो क्या होगा सर? वहां पे हमको अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर क्या करोगे सर, आपको कुछ भी चीज स्टार्ट करना है, सबसे पहला क्या चाहिए, यू हैव टू एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। दूसरा चीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमने सर, ठीक है, हमने अपॉर्चुनिटी को एनालाइज किया, हमको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आने वाला है, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमको वो जो अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा, तो क्या हमको उसमें वहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाना है, जो मैं वेरिएंट वाले ब्रेकआउट की बात कर रहा, क्या हम वहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं या हम वहाँ पे सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो हर एक का, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज का क्या रहता है, अलग अलग व्यू रहता है सर, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ जो इन्वॉल्व होगा प्लानिंग में, वो रहता है सर डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमिसेस मतलब सर कि यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो अभी आपको पता है बिजनेस जो है एक बिजनेस एनवायरनमेंट में रन करता है, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हम जो प्लानिंग करेंगे वो कुछ अजम्पशंस को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है, कि जैसे अभी मान के चलो, अभी फिलहाल में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं सर कि अभी कोविड का कुछ नया नहीं होना है, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एक कैफे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा अजम्पशन क्या है फिलहाल को, कि देयर विल बी नो सच लॉकडाउन, ठीक है, ये ओपनिंग अप थीम जो है कंटिन्यू रहेगा, और मैं जो ये कैफेज एंड रेस्टोरेंट का बात कर रहा हूँ, इनका डिमांड जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो मैं सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करके क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग प्रीमिसेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग प्रीमिसेस। तो वो मेरा प्लानिंग प्रीमिसेस है कि मैं कौन से फैक्टर्स को, अभी कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिनको कंसीडर करके मैं वो प्लानिंग करना चाह रहा हूँ, सो दैट अगर वो फैक्टर्स में कुछ चेंज आता है, अगर वो फैक्टर्स में कुछ चेंज आता है, तो हाउ दे विल अफेक्ट माई प्लान्स, ठीक है, ऐसा चीज। देन नेक्स्ट होता है आपका आइडेंटिफाइंग दी ऑल्टरनेटिव्स, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा है, जो गोल हमको अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो बिजनेस है वो नेक्स्ट ईयर जो है उसमें 20% का या 30% का ग्रोथ आना चाहिए। जो हमारा करंट जो बिजनेस साइज है, या जो हमारा करंट जो टर्नओवर है, मैं चाहता हूं कि उसमें नेक्स्ट ईयर क्या हो, 20% 30% का इंक्रीमेंट आए, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको क्या करना रहेगा, क्योंकि सर जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे ना, उनमें से हमको जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा ना, वो हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सो दैट वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस के स्ट्रक्चर को क्या करे सर, वो सूट करे। आ रही बात समझ में, ऐसा चीज। तो आइडेंटिफाइंग दी ऑल्टरनेटिव्स, कि जितना भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है, उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो, जो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हो, जिसपे क्या हो, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जो है इम्पैक्ट कम से कम पड़े, तो वो अल्टरनेटिव्स आपको क्या करने रहते हैं सर, आइडेंटिफाई करने रहते हैं, उनको सेलेक्ट करना रहता है। देन इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, उनके बाद हर एक ऑल्टरनेटिव को आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, कि अगर मैंने ये ऑल्टरनेटिव को यदि चूज किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, ठीक है। तभी तो भाई हर एक ऑल्टरनेटिव को आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, उसके आप देख रहे हो कि उसका क्या क्या इंपैक्ट रह सकता है हमारे बिजनेस पे, तो उनमें से जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा उसका हम क्या कर लेंगे, देन सिलेक्शन कर लेंगे। तो तीनों चीजें, ये तीनों स्टेप्स क्या होते हैं हमारे, एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग दी ऑल्टरनेटिव्स, दूसरा इवेल्युएट करना, तीसरा उनको सिलेक्ट करना, ठीक है। हाँ सर, ऐसा देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। आपने प्लान बना लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो हमको मॉनिटरिंग वगैरह करना रहेगा, वो सब आगे की बात है। दूसरा चीज क्या रहता है सर, इम्प्लीमेंटिंग और वी कैन से एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स, क्योंकि आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से किया,
एकदम बढ़िया प्लानिंग किया, बट जब तक वो प्लानिंग को आप क्या नहीं कर रहे हो सर, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो अपने प्लान्स को, तो आपको जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव नहीं होगा। तो जितना भी आपका प्लानिंग का जितना भी एफर्ट्स था, है ना, एफर्ट्स वहाँ पे दो तरह का एफर्ट्स इन्वॉल्व होगा, आपका कॉस्ट, आपका टाइम, और फिर जो भी मैन पावर आपने उसमें लगाया, तो जितना भी एफर्ट्स था वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यदि आपको उस अपने एफर्ट्स को बचाना है फ्रॉम वेस्टेज, तो व्हाट यू हैव टू डू सर, हमको प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना रहेगा जो भी हमारा प्लान है। देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद आपने उसको इफेक्टिवली यदि एग्जीक्यूट किया है, तो नेक्स्ट जो उसमें काम इन्वॉल्व रहता है वो रहता है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करना, है ना, रिव्यू करते रहना प्लानिंग को। ठीक है, जो भी प्लानिंग हमने किया है उसको क्या करना सर, रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहना। ठीक है, सो दैट हम हमारे जो भी प्लान्स हैं, यदि उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हैं, तो वो चेंजेस हम क्या कर रहे हैं, वो चेंजेस हम मीट कर पाए टाइम टू टाइम। तो ये लास्ट आपका स्टेप्स इन्वॉल्व होता है किसमें, प्लानिंग प्रोसेस में। सबसे पहले क्या करना पड़ा सर, सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करा, देन हमने ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करा, उसके बाद सर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो करंट में जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको अफेक्ट करेंगे। देन हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करा, उनका इवैल्यूएशन करा, देन उनमें से जो बेस्ट था उसका सिलेक्शन करा। आफ्टर सिलेक्शन हमने प्लान को हमारे इंप्लीमेंट किया, एंड आफ्टर दैट हमने क्या करा, हमारे प्लानिंग का रिव्यू करेंगे रेगुलर बेसिस पे। ये जो रिव्यू वाला काम है ना, एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता चलेगा, है ना, इसमें ऐसा रुकने का नहीं है। ठीक है, ऐसा चीज। दीज आर द प्लान्स विच आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट का बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना, आगे बढ़ते। नाउ अप्रोचेस टू प्लानिंग। ठीक है, कि जो प्लानिंग हम करेंगे वो प्लानिंग का फ्लो किधर से किधर होगा। मतलब देखो, ऐसा होता है कई बार कि प्लानिंग जो होता है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होता है। ठीक है, एंड वहां से प्लान आ गया, एंड उसका आगे क्या होता है, उस प्लान का फॉलो अप होता है बाकी के लेवल्स पे। ठीक है, बट जब और एक होता है कि जब प्लानिंग जो हो रहा है वो किधर हो रहा है सर, वो हमारा हो रहा है लो लेवल मैनेजमेंट पे, जिसका जिसका फॉलो अप हो रहा है किधर, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। ठीक है, तो हम अप्रोचेस टू प्लानिंग का बात करें यदि, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीन हमारे पास अप्रोचेस रहता है। एक रहता है आपके पास टॉप डाउन अप्रोच, एक रहता है आपके पास बॉटम अप अप्रोच, एक रहता है आपके पास कॉम्पोजिट अप्रोच। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी सर। एक सेकेंड। तो सर टॉप डाउन अप्रोच की यदि हम बात करते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच सिंपल सिंपल सा कि किन्होंने किया सर, प्लान किसने किया सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया। उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन वगैरह इंप्लीमेंटेशन वगैरह किधर हो रहा है सर, उसको लो लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। देखिए एक बार इसको, एज द नेम इंडिकेट्स, top management takes the initiative in formulating the plans, major objective, strategies, policies and derivative plans in comprehensive manner, and communities them and communicates, आएगा ये तुम्हारे बुक में एरर दे रखा है, कोई बात नहीं, and communicates them down the line to middle and supervisory management level for translating them into performance results। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एक जब टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्लान्स बना रहा है, और उनका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है सर, उनका एग्जीक्यूशन लो लेवल मैनेजमेंट पे हो रहा है, सुपरवाइजर्स वगैरह क्या कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका सही सही इंटरप्रिटेशन लो लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारा इसमें आता है सर। ठीक है जी, वो हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर है बात? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देन एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों। एक सेकंड रुकिएगा, एक जरा कॉल मुझे अटेंड करना है, जरूरी कॉल कॉल। ओके ओके सब। हाँ जी, चलिए एक सेकंड करते हैं कंटिन्यू। तो ये तो हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो। कौन कर रहा है प्लानिंग? टॉप लेवल मैनेजमेंट।
ये लोग का इंटेंशन कैरी कर रहा है कौन, सुपरवाइजर्स, ठीक है, और जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग है ना, वो लोग इसको कैरी कर रहे हैं और उनका इंटेंशन आगे ले जा रहे हैं किस तक, एक्चुअल वर्कर्स तक। क्लियर है? हाँ जी सर। तो मैनेजर्स अदर देन दोज एट द टॉप लेवल हैव लिटिल रोल इन प्लानिंग, they have only to concentrate on implementing today control, just, ठीक है, अदर देन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स की बात, टॉप लेवल के मैनेजर्स तो प्लानिंग कर दिया, पर जो अदर देन टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे सर, उनका प्लानिंग में बहुत कम रोल, उनका मेन काम किधर होगा, उनका मेन काम होगा उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने में और डे टू डे कंट्रोल्स में, ऐसा चीज सर। फिर आता है बॉटम अप अप्रोच। में से किसी का मैसेज आया क्या, मेरा तो नहीं अटका है ना? ओके ओके डन। अच्छा ये वाला समझा, टॉप डाउन अप्रोच समझा सबको, टॉप डाउन अप्रोच समझा सबको, बता देने का है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच क्या है सर, तो बॉटम अप अप्रोच समझते हैं बच्चों कि दिस इज अ वर्चुअल रिवर्सल। मैंने आपको क्या बताया, बॉटम अप्रोच में क्या होगा, बेसिकली जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग का सारा काम कौन करेगा, जो लो लेवल मैनेजर्स है ना, दे विल डू द प्लानिंग, और इनका इंप्लीमेंटेशन, इनका एग्जीक्यूशन, ये सब किधर होगा, इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इनका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन हो किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या बात बोलना चाह रहे हैं ये हमको। तो हियर सॉरी, देयर इज अ वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द अबव, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, this is a virtual reversal of the above approach in the sense that the plan proposals originate at the supervisory management level, supervisory level आपको पता है लो लेवल मैनेजमेंट में आता है, travel up the management hierarchy in a step by step manner and reach the top management level for review and approval. In this approach, top management generally refrains from giving any guidelines to lower level management levels on what to plan and how. तो उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट को नहीं बताता तुमको क्या करना है, कैसे करना है, तुमको क्या प्लान बनाना है। असली प्लानिंग किधर हो रही है, लो लेवल मैनेजमेंट पे हो रही है, बेसिकली सुपरवाइजर लेवल पे हो रही है। वो उस प्लानिंग को, उन प्लान्स को स्टेप बाय स्टेप हायरार्किकल जो भी उनका स्ट्रक्चर है, उससे वो उस प्लान को कहां तक पहुंचा रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स तक पहुंचा रहे हैं। एक सेकेंड बच्चों, एक देखिए नाउ, अब आता है कॉम्पोजिट। अभी देखो टॉप अप्रोच हो गया, लोअर लेवल का हो गया, सारा बात कर लिया सर हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर, कोई ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर जहां पे लो लेवल मैनेजर्स भी और टॉप लेवल मैनेजर्स भी दोनों क्या कर पाए सर, इक्वली कंट्रीब्यूट कर पाए सर, सभी का के ऐसा कुछ हो जाए तो क्योंकि सर बॉटम टू डाउन, डाउन टू टॉप, सब दोनों पढ़ लिया। टॉप डाउन में हमने देख लिया कि जो टॉप मैनेजर्स है उनका क्या कंट्रोल है, उनका क्या रोल रहेगा उसमें। देन हमने सर इसका बात कर लिया बॉटम का, यहाँ पे लो लेवल मैनेजमेंट पे हमने फोकस कर लिया। सर ऐसा कुछ अप्रोच है क्या जहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल पार्टिसिपेशन कर सके? यस सर बिल्कुल है। तो उसमें हमारे पास आता है कॉम्पोजिट अप्रोच। उसमें हमारे पास कौन सा आता है सर? उसमें हमारे पास आता है कॉम्पोजिट अप्रोच। देखिएगा इसमें, हियर the top management provides broad parameters and guidelines line executives at middle level। एक सेकंड, अरे आज कितनी चाय पिलाओगे? भी तो थोड़ी देर पहले, चलो ठीक है। हाँ जी, तो here the top management provides broad parameters and guidelines to the line executives at middle and lower level management level, allows
the needed flexibility and support to formulate tentative plans which are reviewed and analyzed by the top management consultation with useful for corporate wide plans also. क्या होता है यहाँ पे कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या कर दिया, एक क्राइटेरिया दे दिया, एक ब्रॉड क्राइटेरिया दे दिया कि देखो, एक पैरामीटर दे दिया कि हम लोग को ये चीज अचीव करना है। एक सेकेंड, आवाज कट रहा है क्या मेरा? हाँ, कि हम लोग को क्या करना है, ये चीज जो है अचीव करना है इतना इतना टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो एक ब्रॉड पैरामीटर हमको कौन दे चुका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट हमको दे चुका है। किसको? लो लेवल मैनेजर्स को। तो यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, वो क्या करेंगे सर? वो यहाँ पे प्लानिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्लान्स वगैरह फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद उनका रिव्यू किया जाता है, ठीक है सर। तो ये होता है कॉम्पोजिट, जहाँ पे दोनों का सिंपल सिंपल समझ लो, दोनों का क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन है। डन? यस सर। आगे बढ़ते सर यहाँ से। देन नेक्स्ट आता है टीम अप्रोच। अब टीम अप्रोच में क्या, यहाँ पे सर ऐसा है कि लो लेवल, शॉर्ट लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सर यहाँ पे एज अ टीम वी हैव टू वर्क एज अ टीम, ठीक है। तो देखिएगा सर यहाँ पे क्या क्या होता क्या यहाँ पे देखिए। इन दिस अप्रोच द टास्क ऑफ प्लानिंग इज एंट्रस्टेड टू अ सिलेक्टेड टीम ऑफ मैनेजर्स। भाई आपने अगर एक नया टीम बना लिया, इट इज अ टीम ऑफ मैनेजर्स। विच मैनेजर्स यू आर टॉकिंग अबाउट सर? टॉप, लो, मिडिल? अरे बेटा, टॉप लेवल से भी यहाँ पे मैनेजर्स होंगे, मिडिल लेवल से भी मैनेजर्स होंगे, लोअर लेवल से भी यहाँ पे मैनेजर्स होंगे। तो हर एक लेवल से कुछ मैनेजर्स को निकाल लिया जाएगा, एक नया टीम फॉर्म किया जाएगा और वो टीम का काम क्या होगा? वो टीम का काम होगा क्या करना? क्या करना सर? प्लानिंग करना। और तो क्या करेंगे ना, एक ही तो काम दे रखा सर आपने उनको, वो काम भी नहीं कर पाएंगे क्या सर? यस सर। वॉइस ब्रेक हो रही, हाँ हाँ बच्चों मैंने देखा। टाइप ऑफ लीडरशिप जैसा है, लीडरशिप इज डिफरेंट ना बेटा, लीडरशिप इज डिफरेंट। ट्रू। वॉइस ब्रेक हो रहा था बट मैंने कर लिया उसका सॉल्यूशन, अब नहीं हो रहा वॉइस ब्रेक, है ना? हाँ। टेंटेटिव क्या है सर? अरे टेंटेटिव यानी कि प्रॉपर प्लान्स, ऐसे प्लान्स जो आपको रिजल्ट दें, इफेक्टिव एफिशिएंट प्लान्स, तो बा ठीक है। और मेरे ख्याल से वॉइस ठीक है, एक बार मुझे बता दो, कंफर्मेशन दे दो कि यस सर ऑल क्लियर, वॉइस इज क्लियर, राइट? सडन करंटली इट इज क्लियर, ऐसा मेरे को खुशखबरी दे दो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे वो टीम जो आपने बनाया ना मैनेजर्स का, सिर्फ वही टीम क्या करेगा सर? प्लानिंग वगैरह करेगा, बाकी कुछ नहीं करेंगे, बाकी तमाशा देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टीम अप्रोच। वेदर दे आर लाइन मैनेजर्स और स्टाफ एक्सपर्ट्स, कोई भी हो, ठीक है। एक टीम बना दिया गया है, उसी को यहाँ पे प्लानिंग करना है। द टीम फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उस टीम का एक चीफ रहेगा, एक मेन हेड पर्सन रहेगा, जो कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा सर। It does not finalize plans as such, but initiates the planning process, identifies the areas of problems and opportunities, examines the internal and external environment, collects information, solicits ideas को आइडियाज को इकट्ठा करते हैं एक जगह सर, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, एंड फॉर्मुलेट्स टेंटेटिव प्रपोजल्स फॉर कंसीडरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। द टीम इज यूज्ड बाय द लैटर एज हिज ब्रेन्स ट्रस्ट। इट मे इवन बी आस्क्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स एंड रिव्यू। देखो क्या होगा, एक टीम बना दिया जाएगा जिसमें क्या होगा? चीफ होगा। तो चीफ के अलावा जितने भी बंदे हैं वो लोग क्या करेंगे सर? प्लानिंग को इनिशिएट करेंगे सर। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आइडियाज हैं, वो सबके सबको क्या करेंगे सर? यूज करेंगे और एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, एक प्लान बनाएंगे सर। और उस प्लान को तब तक क्या नहीं किया जाएगा? इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या नहीं मिल जाएगा सर? अप्रूवल ना मिल जाए, ठीक है सर, ऐसा। और बेटा ये जो टीम बनाई गई ना, इस टीम को हम ये जिम्मेदारी भी दे सकते हैं कि भाई जो भी आपने प्लानिंग वगैरह किया ना, जो भी तुमने प्लान्स वगैरह बनाया ना, उसका क्या करो? उसका रिव्यू करो, ठीक है। ये होता है आपका टीम अप्रोच। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि अप्रोचेस हैं सर, है ना, जिसको फॉलो किया जाता है फॉर प्लानिंग पर्पस। ओके, यस सर, डन। आगे बढ़े यहाँ से। जी सर, बढ़ते हैं और मैं देख लेता हूँ तुम लोगों को सबको वॉइस क्लियर है ना? यस सर, ऑल गुड, नाइस 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 नाइस। चलिए, तो ये तो चीज़ हुआ। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों।
और हाँ बच्चों, सबसे ज़रूरी बात, मैं शायद उस दिन आप लोग को बोल रहा था, जब लास्ट अपना क्लास था उसके बाद, तो मेरा खुद का तबीयत खराब हो गया शायद। मैं तुम लोग को बोला था, शायद मैंने तुम लोग को बोला था, ऐसा मुझे लगता है, मुझे ऐसा याद है कि भाई अपना अपना तबीयतों का ध्यान रखें, है ना। अभी इट इज़ हाई टाइम, तुम लोग को पूरा ध्यान मैंने कहा प्रिपरेशंस पे देना है अभी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि तुम लोग अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तुम्हारा हेल्थ सही रहेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू व्हाट वी कैन से डिवोट योर 100% टूवर्ड्स योर स्टडीज। जैसा मेरे साथ हुआ, मुझे पता है, मेरा अभी तबीयत खराब था, तो मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। अभी तुम लोग का तबीयत खराब होना चाहिए ना, ये मेक श्योर है ना, मेक श्योर करना कि तुम लोग सब एकदम ऐसे सेफ रहो और प्रोटेक्टेड रहो, आइसोलेटेड रहो प्रॉपरली, ठीक है, ऐसा चीज़। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ प्लान। सर प्लान्स कितने तरह के होते हैं सर? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 तरह के हमको प्लान्स दिया है सर। मेरी बात अच्छे से याद है? हाँ हाँ, उस दिन मैं ज्ञान दे रहा था और मतलब फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ, माय गॉड, आयरनी देख रहे हो तुम, आयरनी लाइफ के आयरनी देख रहे हो तुम लोग। क्या ही कर सकते हैं। देखिएगा, टाइप्स ऑफ प्लान। सर कितना तरह का प्लान होता है, क्या प्लान होता है, थोड़ा बताओगे? हाँ जी, बता रहा हूँ। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस, टेक एक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, वेरियस प्लान्स आर ड्रॉन। मतलब अलग अलग तरह के प्लान जो है बनाए जाते हैं सर, ठीक है। दीज प्लान्स हेल्प द मैनेजर, किस में हेल्प करते हैं? ताकि जो मैनेजर्स हैं वो अपना डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाए, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ और अपने सबॉर्डिनेट्स के वर्क बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है सर। हाँ जी। तो बेटा ये जो प्लान्स होते हैं बेसिकली ये मैनेजर जो भी डिसीजंस लेता है, जो भी एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो सर यहाँ पे जो प्लान्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स, उनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है, 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा है। तो 2 तरह का प्लान होता है बच्चों। पहला होता है आपका स्टैंडिंग प्लान्स, दूसरा होता है आपका सिंगल यूज प्लान्स। अभी एक बार समझ लो, फिर पढ़ के देखते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स मतलब ये ऐसा प्लान्स है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको फॉलो करना है, लॉन्ग रन के लिए चलेगा, है ना। ये वो प्लान्स है जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या रहने वाले हैं, बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करने वाले हैं। आपको ये प्लान्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट और आपके रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए। वहीं स्टैंड अलोन यदि प्लान्स का मैं बात करूं, किसका बात करूं, स्टैंड अलोन मैं प्लान्स का बात करता हूं बच्चों। तो स्टैंड अलोन या स्टैंड अलोन क्या, सिंगल यूज जो प्लान्स है, सिंगल यूज जो प्लान्स है बच्चों, वो ऐसे प्लान्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, जिनका ड्यूरेशन लंबा नहीं होगा, एक बारी आपको उनको फॉलो करना है फिर भूल जाओ। इनको वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे फॉलो करने का जरूरत नहीं है सर, ठीक है। चलो देखते हैं सर पढ़ के। एक देखिए, स्टैंडिंग प्लान्स आर द रेकरिंग प्लान्स एंड दे आर यूज्ड रिपीटेडली। मैंने बोला कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना रहेगा ना, इन सिचुएशंस ऑफ अ सिमिलर नेचर, यानी कि वैसा ही अगर सिचुएशन चल रहा है तो उस केस में वो प्लान आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे फॉलो करना है। अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड अगेन एंड अगेन over a long period of time. It is a standing guide to thinking and action. Okay, a standing plan is a standing answer to recurring problems. वो प्रॉब्लम जो आपको बार बार देखने को मिल सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन आपको दे दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हो स्टैंडिंग इसके अंदर, प्लान्स के अंदर। एंड इट इज ऑफ परमानेंट और लॉन्ग टर्म नेचर। स्टैंडिंग प्लान्स लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, वेरी गुड। स्टैंडिंग प्लान्स सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस as they decide in advance what and how of a variety of operations. They make it possible for manager to spend their most creative efforts on single use plans. Standing plans are essential for smooth operations. Objectives, policies, procedures and rules are important in standing plan. तो देखो, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि फिक्स होते हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स है काम करने के, जो रूल्स हैं, दे आर स्टैंडिंग प्लान्स। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इनको फॉलोअप किया फिर इनको भूल जाओगे, नहीं सर। ये लॉन्ग पीरियड तक आपके बिजनेस में रहने वाले हैं, लॉन्ग पीरियड तक आपको इनका फॉलोअप करना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो स्टैंडिंग प्लान वापस सुन लो सर, ये परमानेंट सॉल्यूशन है उन प्रॉब्लम्स का जो रिपीटेटिव बेसिस पे बार हमको बिजनेस में देखने को मिलता है। जनरली इसमें हमारे स्टैंडिंग प्लान्स में कौन कौन आ रहा है वो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, ठीक है। इनको हमको लॉन्ग टर्म में लेके चलना होता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस में हमको फॉलो करना रहता है सर इनको, ठीक है जी। हाँ जी सर, ऐसा कुछ। और एक तरीके से इन प्लान का रोल ये है
कि जो बिजनेस में जो स्मूथ ऑपरेशन है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं सिंगल यूज प्लान पे। अच्छा, और ये प्लान्स कहीं ना कहीं मैनेजर को इतना अपन कह सकते हैं टाइम प्रोवाइड करते हैं, इतना उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ, इतना टाइम उसको प्रोवाइड करते हैं कि वो जो मैनेजर है वो स्टैंडिंग प्लान्स के अलावा क्या कर पाए, जो आपके वन सिंगल यूज जो प्लान्स है ना, उन पे फोकस कर पाए, अपना क्रिएटिविटी, अपना टाइम जो है वहां पे डिवोट कर पाए डिवोट कर पाए। देखो, सिंगल यूज प्लान का बात करते हैं, तो सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड वंस एंड देन इट इज डिस्कार्डेड। मैंने आपको बताया वो प्लान है जिनको आपको एक बार फॉलो करना है फिर भूल जाओ। इट इज डिजाइन टू फिट द डिमांड्स ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सिचुएशन अराइज हो चुका है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ चुका है, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और उस सिचुएशन में हमको कैसे एक्ट करना है ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर पाए, तो वो उन सिंगल यूज प्लान्स में मेंशन रहता है। तो स्पेसिफिक सिचुएशन और गोल एंड इज यूज्ड व्हेन द गोल इज अचीव्ड और द सिचुएशन इज ओवर। तो जैसे ही वो सिचुएशन खत्म होता है या हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव था वो हम अचीव कर लेते हैं, तो ये प्लान्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है, सिंगल यूज प्लान्स का। ओके, हाँ जी सर। देन अ सिंगल यूज प्लान इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बजट्स, शेड्यूल्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब एग्जांपल हैं किसके, सिंगल यूज प्लान के। तो कुछ मत करो, एक काम करो, पेन पेपर निकालो और लिख लो या अंडरलाइन कर लो इफ यू हैव मॉड्यूल। स्टैंडिंग प्लान्स के एग्जांपल सिंपल सिंपल देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन अगर आता है तो कि भैया नाम लिख दिए 2-3 और बताओ ये कौन सा प्लान है, किस टाइप का प्लान है, स्टैंडिंग, सिंगल यूज या क्या। तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो जनरली जो आपके बजट्स हैं, जो शेड्यूल्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। ओके, स्टैंडिंग प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटीज, रिकरिंग एक्टिविटीज, और ये जो है ये सिर्फ सिंगल टाइम के लिए होते हैं, दे आर नॉन रिकरिंग। ओके, दे आर नॉन रिपीटेड एक्टिविटीज। क्लियर है बात? तो ये आपका टाइप्स ऑफ प्लान है। जल्दी से बता दो यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक यदि क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो। और जिस बच्चे ने ना लाइक नहीं किया ना पता वीडियो को और सब है ना, तो वो 1 मिनट लाइक कर दो, क्योंकि 10 मेरे को लाइक दिखना है जो कि कम है ना। ये बात तो गलत है, क्योंकि देखो मैं इतना तबियत खराब होने का उठ के आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, तुम मेरे को से 10 लाइक से स्वागत करोगे? इस तरह से स्वागत किया गया है मेरा आज 4 दिन बाद, ये कोई बात होती है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, गलत है ये, ठीक है। बहुत फीका 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 स्वागत किया रे। लगता है मेरे को कल वापस से सुबह 8 बजे क्लास रखना पड़ेगा, है ना? तो ही मतलब लगता है तुम लोग फॉर्म में होगे वापस। रखते हैं। आज मैं लेट इसलिए रखा, मैं वैसे 8 बजे रखना चाह रहा था सुबह क्लास, बट मुझे लगा कि यार इतना जल्दी नहीं करना चाहिए ना, मालूम पड़ा वापस तबियत खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आज अपन ने दिन में रखा। चलो तो अगर मेरे को वापस से लगता है वो वाला जोश लाना पड़ेगा है तो उसके लिए 8 बजे रखनी पड़ेगी क्लास, तुम लोग तो ये चाह रहे हो मुझसे। चलो, तो सर ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ प्लान। सब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग प्रीमिसेस। ओके, चलिए सर प्लानिंग प्रीमिसेस का बात करते हैं यस भूपेंद्र प्लानिंग प्रीमिसेस मैंने आपको बताया सर, ये वो सर्टेन अजम्पशंस होते हैं जिनको ध्यान में रख के आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, कि अगर इन फैक्टर्स में, इन चीजों में अगर चेंज आ गया तो आपको अपना प्लानिंग भी बदलना पड़ेगा। ये बात समझना है ना मैं जो बता रहा हूँ। चलिए सर बात करते हैं इनका। दवा के लाइक से ठोक सुबह सही रहते हैं, सुबह वो बात सही तुम्हारी कि सुबह सही रहते हैं, पर सुबह क्लास रखने के लिए मैं भी तो सही रहना चाहिए ना। मैं जब सही नहीं रहूंगा तो सुबह क्लास कैसे लेंगे, ये भी बात है। हाँ, चलो प्लानिंग प्रीमिसेस के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया, दे चुका ओवरव्यू कि दीज आर दोज अजम्पशंस जिनको ध्यान में रख के प्लानिंग किया गया है। मान लो ये कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत खतरनाक है, और ऐसा पता नहीं खतरनाक है कि नहीं है। मान लेते हैं इसका आउटब्रेक अभी हुआ नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये जो नया वेरिएंट है ना ये मस्त होगा, धमाकेदार होगा, ये फिर से तबाही लाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से मास्क और सैनिटाइजर का धंधा चालू कर देता हूँ, रेमडेसिविर के इंजेक्शन अभी से स्टॉक करके रख लेता हूँ, बाद में मस्त सप्लाई करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, जो डिसीजन लूंगा, मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, ये मेरा बेस्ड है ऑन सर्टेन अजम्पशन। क्या अजम्पशन? ये जो वायरस है उसका आउटब्रेक आएगा। अब नहीं आया तो आउटब्रेक है ना, मान लो नहीं आया आउटब्रेक, तो फिर क्या करोगे सर? नहीं आया तो नहीं आया, क्या कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो मुझे अपना प्लानिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सर।
मुझे अपने प्लान्स को बदलना पड़ेगा सर, समझ रहे हो, ऐसा तो वो होता है प्लानिंग प्रेमिसेस। ठीक है, दीज आर दोज अजम्पशंस अपॉन विच क्या लिया गया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन लिया गया है। ओके हाँ जी सर, एक सेकेंड। ये क्या आ गया भाई, देखिएगा। तो प्लानिंग प्रेमिसेस आर बेसिक assumptions about the environment in which plans are expected to be implemented. Certainly, planning has to take into account numerous uncertainties in its environment. Premises guide effectively planning, as pointed out by Harold Notes. Planning premises spell out stage of the expected future event which is believed will exist when plans operate. तो ये वो चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हमारा प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस समय भी ये सिचुएशन ऐसा ऐसा ही बना रहेगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओके देन they are the expected environment of plans. Planning premises are largely derived from forecasting, and ये आप forecasting से derive करते हैं, वो तो ठीक है सर। The effectiveness of planning to a great extent depend on how accurately the premises are developed from out of the forecasting data. और बेटा ध्यान देना, ये जो प्लानिंग आपका इफेक्टिव कितना रहेगा ये डिपेंड करता है आपके प्लानिंग प्रेमिसेस के ऊपर कि आपने जो प्लानिंग प्रेमिसेस लिए ना वो प्लानिंग प्रेमिसेस आपने कितना एक्यूरेटली डिसाइड किया है। जितना आपका फोरकास्टिंग सही होगा फ्यूचर को लेके उतना आपका प्लानिंग प्रेमिसेस परफेक्ट होगा, और जितना आपका प्लानिंग प्रेमिसेस परफेक्ट होगा उतना आपका प्लानिंग क्या होगा सर, इफेक्टिव रहेगा सर, इफेक्टिव रहेगा। ओके देन where were we? Yes, though it is not possible to predict accurate future environmental conditions, planning has necessarily to be based on certain assumptions about the environment. These assumptions are captured in the form of planning premises. तो प्लानिंग प्रेमिसेस बच्चों हमारे तीन तरह के हो सकते हैं। वो जो अजम्पशंस की हम बात करें ना कि कुछ अजम्पशंस को ध्यान में रखकर हम प्लानिंग वगैरह करेंगे, तो वो अजम्पशन हमारे तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस, दूसरा होता है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस, और तीसरा होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। बहुत आसान सी चीजें समझेगा, ये थोड़ा आसान चीजें हैं, इनको समझने में तुमको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो कैसा बताना चाह रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस के बारे में बता रहे हैं। या तो प्लानिंग प्रेमिसेस आपके इंटरनल और एक्सटर्नल होंगे, ठीक है, या आप उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल या सेमी कंट्रोलेबल, या आप उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहले अपन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेमिसेस का बात करते हो, तो ये वो अजम्पशंस हैं बिजनेस के। इंटरनल अजम्पशंस का बात करूं तो ये वो अजम्पशंस है बिजनेस के जो कि हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं सर, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं सर। जैसे कि मैं ऐसा मान के चलूं कि अभी करंट में जो हमारा मैनेजर्स का जो स्टाफ है वो सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो मेरा बिजनेस जो है आने वाले समय में ग्रो करेगा। क्यों? मैं वो ऐसा चीज तभी सोच पा रहा हूँ जबकि ये जो मेरे एग्जिस्टिंग जो मैनेजर्स है ना ये क्या करें, ये कंटिन्यू करें। अगर ये लोग साथ छोड़ गए मेरा तो फिर वहां पे मे भी शायद वो चीज हम अचीव ना कर पाए जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यू जब करेंगे तो ही हम कुछ आगे बात कर सकते हैं। अगर उनका कंटिन्यूएशन छूट गया तो फिर दिक्कत हो गया, है ना, ऐसा चीज। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो सर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के बाहर के हैं, बट स्टिल बिजनेस पे या बिजनेस के प्लान्स पे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट या उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सर क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉलिटिकल ये क्या कहते हैं अपने पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, तो ये सब क्या होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। और इंटरनल यानी सर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कैपिटल बजटिंग हो गया सर, एडवर्टाइजिंग वगैरह हो गया, सेल्स हो गया हमारा, प्रोडक्शन हो गया सर, ये सब हमारे इंटरनल में आते हैं। ओके देन
उसके बाद बात करें कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो सर कंट्रोलेबल, अरे जो इंटरनल फैक्टर्स है ना वो आपके कंट्रोलेबल हैं, क्योंकि वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो दे आर कंट्रोलेबल प्रीमिसेस। वो फैक्टर्स जो एक्सटर्नल थे, जो कि जैसे हमने बात किया पॉलिटिकल पॉलिसीज का, पॉलिटिकल चेंजेस का, या गवर्नमेंट पॉलिसीज का, या इकोनॉमिक पॉलिसीज का, तो ये सब चीजें बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, सब अनकंट्रोलेबल है ना। एक्सटर्नल का पार्ट है और ये सब क्या है, अनकंट्रोलेबल है, वी कैन नॉट कंट्रोल देम। तो हम उनको से उनके अकॉर्डिंग हमसे चेंजेस कर सकते हैं। तो एक तो हो गया इसमें कंट्रोलेबल जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है विच कैन बी कंट्रोल, और दूसरा अनकंट्रोलेबल, और फिर होता है सेमी कंट्रोलेबल। सेमी कंट्रोलेबल यानी हाँ एक हद तक हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक हद तक, एक लिमिट तक हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकते हैं। सर चलो पढ़ के देख लें एक बार। हाँ जी सर पढ़ के देखते हैं, देखिएगा। The premises which can be controlled by the management are known as controllable premises. These include the internal policies, credit policies, investment plans, research projects, rules वगैरह, which are within the jurisdiction of management. Jurisdiction of management मतलब which are within the control, which are within the ambit of management. Okay. Semi controllable premises का बात करूँ तो these are those which over which the management has some control. कुछ control है जिसके ऊपर, है ना। जैसे सर कुछ एग्जांपल देंगे, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, फर्म्स शेयर इन द मार्केट, फर्म का कितना शेयर है मार्केट में, तो यस इट इज इन आवर कंट्रोल। हमारा जो वेरियस यूनियन, मान लो ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियन, इनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है वो चीज आएगा आपका, लेबर टर्नओवर एटसेट्रा। फाइनली प्रीमिसेस which over which a firm has no control, और फाइनली तीसरा जिसके ऊपर फर्म का कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो दे आर अनकंट्रोलेबल प्रीमिसेस। एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर्स, स्ट्राइक, इनोवेशंस, इमरजेंसी लेजिस्लेशन एटसेट्रा। ठीक है सर। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमिस। टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रीमिसेस का क्या बात कर रहा है सर, तो देखिएगा, द प्रीमिसेस दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टेंजिबल फिजिकल टर्म्स, ऐसी चीजें जो हम टेंजिबल यानी ऐसे कुछ फैक्टर्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है विद इन दी फर्म, विद इन दी फर्म, तो उनको हम टेंजिबल प्रीमिसेस बोलते हैं। तो देखिएगा दोज दोज फैक्टर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन फिजिकल टर्म्स लाइक लेबर, लेबर आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है, ये सारे क्या है सर, टेंजिबल प्रीमिसेस में आते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ चीजें ऐसी जो कि सर इनटेंजिबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं सर, जैसे कि सर हमारे पब्लिक के साथ रिलेशन, हमारे लेबर के साथ में रिलेशन, एम्प्लॉय मोरल, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, तो ये सभी क्या होते हैं सर, इनटेंजिबल होते हैं। ऑल्दो ये सब इंटेंजिबल बट दे हैव अ इफेक्ट, दे कैन इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये कुछ हमारे किस में आते हैं सर, वो अजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पे क्या लिया जाता है सर, प्लान्स को फॉर्म किया जाता है। तो इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड टेंजिबल, और वी कैन से इनटेंजिबल। बताइए बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? कितना प्लानिंग प्रीमिस से समझ गए ना, दो असम्पशंस जिसके बेसिस पे प्लान फॉर्म किया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है, कि जब ये प्लान हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो ऐसा कंडीशन बना रहेगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हमने क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, और इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। हाँ जी सर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अ, 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 चलिए तुम लोग का रिप्लाई आ गया क्या सभी का? ओके, ग्रुप का आ गया, बाकी का पता नहीं, बाकी का भी आ जाएगा, धीरे धीरे सबका आ जाएगा। चलो तो बच्चों ये था आपका प्लानिंग वाला फंक्शन, ठीक है, ये था आपका प्लानिंग वाला पूरा फंक्शन कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो पहला स्टेप था प्लान मैनेजमेंट का, प्लानिंग, एंड उसमें हमने कुछ बात का टाइप्स ऑफ प्लान्स का, ठीक है, उसके लिमिटेशंस, एडवांटेजेस का, कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने बात किया था, ठीक है। बाद में देखा कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिक्विजिट्स हमको लेने चाहिए फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड अप्रोचेस वगैरह का हमने बात किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करके चलते हैं बच्चों, ठीक है, आ जाइए। ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग?
सर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आपने प्लान्स बना लिया, उसमें आपने कुछ है ना क्या करें सर, ऑब्जेक्टिव सेट करें। तो वो ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा ना सर, अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का बात नहीं कर रहा, रिसोर्सेज बच्चों हर तरह का होता है, ठीक है ना, रिसोर्सेज हर तरह का होता है, चाहे वो मैन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो कैपिटल क्यों ना हो बिजनेस का, ठीक है। तो सर ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं सर, जितने भी हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। उनका एलोकेशन हम इसलिए इस तरह से करते हैं कि जो भी हमारे प्लान्स हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर फॉलो अप करके हमारे जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या कर पाए, अचीव कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। जो भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर एलोकेशन किया जा सके, कौन सा चीज किस जगह होना चाहिए, है ना, कौन सा चीज किस जगह होना चाहिए, किसका क्या काम होना चाहिए, ये आपको डिफाइन करता है कौन, ऑर्गेनाइजिंग, जो कि आपका सेकंड फंक्शन रहता है किसका, मैनेजमेंट का, कि मैनेजर का दूसरा काम रहता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कौन सा चीज किस जगह होना चाहिए, कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा आ जाइए पढ़ के देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन पे आते हैं सीधे के सीधे। तो जॉर्ज टेरी ने इधर एक बात कही है, वो मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहले क्या कहा है जॉर्ज टेरी जी ने, ही वॉज अ गुड पर्सन जॉर्ज टेरी। देखो, establishing the effective authority relationship among selected works persons and workplaces in order for the group to work together effectively। तो भाई क्या करना, ऑथोरिटी है ना, इफेक्टिव ऑथोरिटी रिलेशनशिप को क्या करना, एस्टैब्लिश करना, हर एक पर्सन को अपना अपना ऑथोरिटी दे देने का, ठीक है, सो दैट लोग एक ग्रुप में मिलके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में कर सके, कलेक्टिवली काम कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। नूट्स एंड ओ डोनल का यदि अपन बात करें तो बेटा उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स through determination and enumeration of activities required to achieve the goals of an enterprise and each part of it, the grouping of these activities, the assignment of such groups of activities to manager, the delegation of authority to carry them out, and provision for coordination of authority and informal informational relationship horizontally and vertically in the organization structure। तो बेसिकली सर क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हो, सभी के रोल्स डिफाइन किए जा रहे हैं, सभी का अपना अपना कैरेक्टर बताया जा रहा है कि तुम्हारा क्या रोल रहेगा, ठीक है, एक्टिविटीज जो परफॉर्म करना है वो डिटरमाइन किया रहा है, किसका क्या एक्टिविटीज रहेगा, किसका क्या ऑथोरिटी रहेगा, कौन किसको जवाब देगा, ठीक है, वो सब रिलेशनशिप्स को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन का कैसे किस तरह से फ्लो होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टली होगा कि वर्टिकली होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है। हम बोलते हैं ना सर कि सर टॉप लेवल 3 लेवल मैनेजमेंट है, तो ये क्यों है, क्योंकि सर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वैसा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा रखा किसने, ऑर्गेनाइजिंग से हुआ सर, जो कि क्या है सर, सेकंड फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। ओके आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसा क्या चल रहा है। The organizing function consists of dividing work among groups and individuals, ठीक है, and providing for the required coordination between individuals and groups activities. In the words of Lewis Allen, organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling the people to work more effectively together in accomplishing the objective। ठीक है, देखो तुमको इसका बहुत सही एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। अपन ने याद है वो एक बिजनेस बिजनेस करने का सोचा था, तुम लोग भूल जाते हो बट मुझे याद रहता है, ठीक है। अपन ने उस दिन बात किया था ना, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे सर, मस्त 5 लाख 5-10 लाख रुपए कमाएंगे उस बिजनेस में, वही 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 बिजनेस। तो देखो बेटा, हमने हमको हमारे रिसोर्सेज का पता है, हमको पता है हमारे पास कितना वर्क फोर्स है, कौन कौन लोग हैं हमारे पास, क्या क्या स्किल्स हैं उनके पास, हमको पता है हमको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना रहेगा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्टिविटी हमको पता है कि क्या क्या एक्टिविटीज हमको परफॉर्म करना रहेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हमको पता है, तो हम क्या कर रहे हैं सर, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वर्क फोर्स हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा सर, कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा, एंड संग ही संग उनके ऊपर हम
रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं। ठीक है, किस कुछ भाई हर एक काम के लिए कुछ ग्रुप्स को हम यहाँ पे सेट आउट कर देते हैं कि भाई इन लोग को ये काम करना रहेगा, ये जो लोग हैं इन लोग को रिपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है सर, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। बात करते हैं इसमें देखिएगा, तो अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों 3 मेन काम करता है। क्या क्या? एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल्स एंड एबिलिटीज, adoption of appropriate role behavior and adjustment to the norms and values of the work group। एक सेकंड इसको एक बार पहले रीड आउट करते हैं अपन, एक सेकंड रुकिएगा। ओरिएंटेशन involves the introduction of new employees to the enterprise, its functional tasks and people। ये तुमको भी नहीं पढ़ना है, इसको आगे निकालते हैं अपन, सीधे ऑर्गेनाइज के प्रोसेस पे आते हैं। ये चीज बच्चों अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी अपन जाते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। प्रोसेस की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का बात करें तो एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज एज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सर इसमें? तो अगर हम बात करें तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको वर्क क्या काम करना है वो आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। फिर आप क्या करते हो, जितने भी अभी देखो ये ऊपर जो बात किया ना ओरिएंटेशन वाला, इसका क्या रोल है कि देखो जो एक्टिविटीज जो वर्क हमको करना है तो उसको करने के लिए हमारे पास बंदे तो होने चाहिए, तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सर हम क्या करते हैं सबसे पहले एंटरप्राइज में इंक्लूड करते हैं, उनको हम एंटरप्राइज का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसा, और हर एक को उनका फंक्शनल टास्क बता दिया जाता है। तो वो ओरिएंटेशन था जो ऊपर बताया गया, उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने कहा सीधा इधर जाओ प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा, काम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, एंड जो काम करना है उसके लिए बंदे ढूंढना कि कौन कौन से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। उन लोगों का क्या कर लेना सर, ग्रुपिंग कर लेना, क्योंकि बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज करनी रहती है, तो हर एक स्पेसिफाइड एक्टिविटी से सूटेबल भाई वैसा ही नेचर का आपको करना पड़ेगा, लोग ढूंढना पड़ेगा जो वो काम को क्या कर पाए, इफेक्टिवली अच्छे से कर पाए सर। ठीक है, हाँ और संगी संग सुनिएगा सर। तो दूसरा है क्या, ग्रुपिंग दी वर्क। ग्रुपिंग दी वर्क के बाद यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट होता है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भाई मैंने करा वर्क आइडेंटिफाई करा, वो वर्क करने के लिए हमने एक टीम यानी ग्रुप्स बना दिए, कुछ लोग उसमें डाल दिए कि जो उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। अब तीसरा काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है सर, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या रहता है कि उन लोगों को जिन लोगों को एक काम दिया गया है, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया, जिनको अथॉरिटी दिया गया काम करने का, उनमें क्या करना है सर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना कि भाई तुम लोग जो भी काम करोगे इसका जो भी रिपोर्ट रहेगा किसको प्रोवाइड करोगे, ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी बना रहे। क्या बना रहे, अकाउंटेबिलिटी। सर समझो, अथॉरिटी के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए कि जो काम हुआ, ठीक है, तो उसका जवाबदेही आपकी रहनी चाहिए। तो आप किस तरह से रिपोर्टिंग करोगे टू योर सुपीरियर्स। ओके, प्रोवाइडिंग फॉर measurement, evaluation and control, delegation of authority and responsibility। देखो, प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, मतलब कुछ ऐसा हमको सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए सर जिससे क्या कर सके, हम परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इवेल्युएट कर सकें, और एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके ओवर द वर्क ऑफ दोस ग्रुप्स। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको हमको क्या करना चाहिए सर, ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, हमको डेलीगेट करना चाहिए क्या, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या सारा काम जरूरी नहीं कि हम खुद ही कर लें, हम उस अथॉरिटी को, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकें सर, आगे डेलीगेट कर सकें, किसी और को सौंप सकें सर। ठीक है, हाँ जी। देन लास्ट में आता है सर कोऑर्डिनेशन। तो ये एक प्रोसेस रहता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। क्लियर है बात? ओके, तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमको फॉलो करना रहता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने आपको वैसे ही पूरा बता दिया कि ये एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी, वापस सुन लो क्या क्या था। सबसे पहले वर्क क्या है उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद ग्रुपिंग करोगे, वो लोग को ग्रुप करोगे जो उस काम को कर सकते हैं। देन उनके बाद क्या होगा सर, उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे कि वो उनको अपने काम के बारे में रिपोर्टिंग किसको करना है, अपडेट किसको देते रहना है। और संग ही संग हम बात करेंगे सर ऐसे कि भाई कुछ ऐसे मेजर्स अपनाएंगे जो क्या करेंगे सर, उनकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है,
संग ही संग उनको ऑथोरिटी दिया जाएगा, है ना, सॉरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किया जाएगा, और लास्ट में सर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट, ऐसे जितने भी वर्क फोर्स, ऐसे जितने भी ग्रुप्स आपने बनाए हैं कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज को करने के लिए, उन सभी ग्रुप्स की एक्टिविटी को आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे, ताकि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उन सभी अलग 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 एक्टिविटीज को हम क्या कर पाए, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डायरेक्ट कर पाए। ठीक है, ऐसा चीज डन। यस सर, तो बताइए क्लियर है सर? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क डिपार्टमेंट, यस 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 बिल्कुल मिस्टर ट्रू। तो ये था बच्चों आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन तक अभी अपन करते हैं, स्टाफिंग और आगे के जो फंक्शन है अपन अब कल करेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टाफिंग वाला ये जो पूरा चीज है स्टाफिंग, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा स्टाफिंग, थोड़ा बड़ा है, देन लीडिंग एंड कंट्रोल वगैरह, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला पार्ट पूरा खत्म करा दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा अपन कर लेंगे, पूरा अपन खत्म कर देंगे इसको। ओके चलिए, तो अभी ये क्लास को अपन यहीं तक करते हैं सर, जिसमें अपन ने ऑर्गेनाइजेशन तक किया है, ऑर्गेनाइजिंग तक किया है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन अब कल के सेशन में। ठीक है बच्चों, ओके चलिए मिलते हैं, तब तक टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।